मारियुपोल, जो पहले दक्षिणी यूक्रेन की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक था, 54 वर्ग मील में फैला हुआ था और 4 लाख से अधिक लोगों का घर था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले मारियुपोल यूक्रेनी व्यवसायों के लिए व्यापार और विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। यह छुट्टियां मनाने वालों के लिए सुंदर समुद्र तटीय रिसोर्ट था। 2022 में एक आपदा आई, जो कभी संस्कृति और इतिहास से भरा एक जीवंत शहर था, वह अब खंडहरों में बदल चुका है। तो यह सब आखिर हुआ कैसे? मारियुपोल उन सबसे पहले स्थानों में से एक था जिस पर रूसी सेनाओं ने हमला किया जब आक्रमण 4 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। कभी शांत रहने वाला यह तटीय शहर अचानक एक क्रूर घेराबंदी का मंच बन गया, जो 20 मई तक चली। इस लड़ाई के दौरान हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और मारियुपोल की सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक वास्तुकला को दर्शाने वाली कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। मारियुपोल की घेराबंदी यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे जबरदस्त रक्षा प्रयासों में से एक के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगी, जो कि इस वीडियो के समय भी जारी है। यह संघर्ष कैसे हुआ? जब हजारों रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों में से एक को घेर लिया, तो क्या हुआ? और घेराबंदी खत्म होने के बाद मारियुपोल का क्या हुआ? आज के वीडियो में हम मारियुपोल की घेराबंदी की मुख्य घटनाओं में गहराई से उतरेंगे ताकि इन सभी सवालों के जवाब दे सकें। और भी बहुत कुछ। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मारियुपोल यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में नहीं है। समुद्र तट पर स्थिति और उद्योगों की पहुंच ने इस बस्ती को व्लादिमीर पुतिन की सेनाओं के लिए आकर्षक लक्ष्य बनाया। जब उन्होंने पहली बार फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया, उस समय यह शहर अजोस्टोल आयरन एंड स्टील वर्क्स का घर था, जो देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। अगर रूस मारियुपोल पर कब्जा कर लेता, तो वे अपने संसाधन मजबूत कर यूक्रेन को गंभीर रूप से बाधित कर सकते थे। दक्षिण के व्यापारिक बंदरगाहों के कारण यह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में अहम था और रूस का कब्जा विनाशकारी होता। साथ ही क्रीमिया तक एक निर्बाध जमीनी रास्ता खुल जाता और रूसी सेना देश के दक्षिणी तट के साथ काले सागर में समुद्री यातायात पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लेती। असल में 2022 की घेराबंदी पहली बार नहीं थी जब रूस का मारियुपोल से संबंध हुआ था। रूस समर्थित डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की मिलिशिया ने 2014 में रूस समर्थक प्रदर्शनों के बाद यूक्रेन के इस कब्जा क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। 1 महीने बाद यूक्रेनी सेना ने मारियुपोल फिर से कब्जे में लिया, जबकि डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के सैनिक नोवोअज़ोव्स्क गांव चले गए। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। 2014 के अंत में उस गणराज्य ने फिर से घुसपैठ कर हिंसक कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन उस बस्ती की रक्षा करने में सफल रहा। इन लड़ाइयों के बाद डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक ने मारियुपोल की इमारतों पर रॉकेटों से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे यूक्रेनियों ने अलगाववादियों के नियंत्रण वाले गांव शिरोखिनी पर एक अचानक हमला कर दिया। हमले की शुरुआत के 4 महीने बाद गणराज्य ने गांव छोड़ने का फैसला किया और कई वर्षों तक मारियुपोल शांत रहा। मारियुपोल के पास डोनेट्स्क यूक्रेनी तनाव मिन्स्क 2 समझौते से खत्म हुए। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा के तटरक्षक बल ने फिर हालात को उकसा दिया। सन 18 में नवंबर में
शहर के दक्षिण स्थित जलक्षेत्र में केर्च जलडम भूमध्य की घटना हुई, जहां रूसी तटरक्षक बल ने 3 यूक्रेनी नौसेना जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें कब्जे में लिया। यूक्रेनी जहाज मारियुपोल बंदरगाह की ओर जाते समय हमले के कारण यूक्रेन को कुछ समय के लिए मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। हालांकि कोई बड़े पैमाने पर संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन 22 की शुरुआत में तनाव काफी बढ़ गया था। आक्रमण और उसके बाद की घेराबंदी शुरू होने से ठीक पहले मारियुपोल की रक्षा यूक्रेनी जमीनी सेना, यूक्रेन की नेशनल गार्ड, यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स और यूक्रेनी नेवल इन्फेंट्री द्वारा की जा रही थी। शहर की रणनीतिक स्थिति और रूसी सीमा के पास होने से ऐतिहासिक तनाव थे, जिससे यूक्रेन ने अपनी स्थिति अच्छी तरह से रक्षा की। जब आखिरकार फरवरी 2022 में रूसी सेना ने हमला किया, तो वे शहर पर हमले के लिए जितना संभव हो सकता था उतना अच्छी तरह से सुसज्जित थे। वह दिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, मैंने देखा कि मारियुपोल के बाहरी इलाकों में तोपखाने की गोलाबारी हो रही थी, क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए एक रणनीतिक स्थान था। युद्ध के दौरान रूस ने इस शहर को शुरू में ही निशाने पर लिया। सौभाग्य से इन शुरुआती बमबारी में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन जब रूसी सेना शहर की सीमा पर पहुंची तो धमाकों में 6 लोग घायल हो गए थे। एक दिन बाद वे डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के नियंत्रण वाले पूर्वी इलाकों से आए। जैसे ही जमीनी सैनिक अंदर घुसे, उनका सामना पड़ोसी गांव पाव्लोपिल में तैनात रक्षकों से शुरुआती प्रतिरोध के साथ हुआ। यूक्रेनी सूत्रों के मुताबिक शुरुआती गोलीबारी में 20 से ज्यादा रूसी टैंक तबाह हुए। पाव्लोपिल के सैनिकों ने मारियुपोल में यूक्रेनियों को घेराबंदी के लिए तैयारी का समय दिलाया था। जब जमीनी सेना पूर्व से मारियुपोल की ओर बढ़ रही थी, रूस का काला सागर बेड़ा दक्षिण की ओर से समुद्र के रास्ते शहर के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहा था। रूसी जहाजों ने मारियुपोल के पश्चिम में तटीय इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी, जबकि नौसैनिक पैदल सेना के मरीन समुद्र तटों पर धावा बोलते हुए शहर के विपरीत दिशा से पास आने लगे। अगले कुछ दिनों के दौरान रूसियों ने तोपखाने की गोलाबारी से शहर पर हमला जारी रखा, जिससे कई नागरिकों की मौत हो गई। इस बीच मारियुपोल में यूक्रेनी सैनिकों ने सीमाओं पर हमलावरों को पीछे हटाने की कोशिश शुरू की। 8 फरवरी 2022 तक रूसी सेना ने मारियुपोल को पूरी तरह से घेर लिया था और घेराबंदी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई थी। 8 तारीख की शाम को रूसियों ने मारियुपोल के अधिकांश इंटरनेट, बिजली और गैस को सफलतापूर्वक काट दिया, जिससे शहर अंधेरे में डूब गया और बाहरी दुनिया की किसी भी खबर से लगभग अनजान हो गया। घिरे हुए शहर की सीमाओं के भीतर फंसे हजारों नागरिकों के बीच घबराहट फैलने लगी। यूक्रेनी सेना ने स्थिति की रक्षा शुरू की और नागरिक भागने लगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेनी स्नाइपर ने रूसी मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवेत्स्की को मार गिराया। हालांकि सुखोवेत्स्की की मौत 8 फरवरी को हुई थी, लेकिन यह अधिक संभावना है कि यह घटना कीव या होस्टोमेल के पास हुई थी, जब उनकी 41वीं संयुक्त सेना देश के अंदर और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। 2 मार्च तक मारियुपोल से भागने का कोई रास्ता नहीं था। रूसी सेना ने शहर के बाहर लोगों को निकलने से रोका था और पानी की आपूर्ति बंद होने की खबरों से चिंता बढ़ी थी। रूसी गोलाबारी एक बार फिर शुरू हो गई और जैसे ही तोपों की गोलियां मारियुपोल के इलाकों पर बरसने लगी, 4 मार्च तक सैकड़ों आम नागरिक मारे जा चुके थे। मारियुपोल के मेयर वादिम बोयचेंको ने घोषणा की कि यूक्रेनी अस्पतालों पर गोलाबारी के बाद उनके शहर में पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। उन्होंने नागरिकों की निकासी और अतिरिक्त सैन्य सहायता की जरूरी अपील की। अगले दिन 5 मार्च को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा एक अस्थायी युद्ध विराम की मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा गया।
2 लाख मारियुपोल नागरिकों को इस अफरा तफरी से बचाने में मदद के लिए शरणार्थियों को निकलने की अनुमति देने के लिए लड़ाई में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का विराम घोषित किया गया और एक मानवीय गलियारा दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर जापोरिजिया के लिए दोपहर 12 बजे स्थापित किया गया। परेशान और घबराए हुए नागरिक गलियारे के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही रूसी तोपखाने की गोलाबारी फिर से शुरू हो गई, उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया गया है कि इच्छित 2 लाख शरणार्थियों में से उस दिन केवल 17 लोग ही मारियुपोल से बाहर निकलने में सफल हो पाए। उसी दिन अगले दिन दूसरी निकासी की कोशिश भी उतनी ही विनाशकारी रही। रेड क्रॉस ने मारियुपोल में फंसे शरणार्थियों की गंभीर स्थिति की रिपोर्टिंग शुरू की। 7 लाख से अधिक नागरिकों को यूक्रेन की ठंडी सर्दियों में बिना हीट के छोड़ दिया गया था और कई लोगों के पास पानी भी खत्म होने लगा था। मार्च के अंत तक गोलेबारी में कई यूक्रेनियन मारे गए, जिससे शहर कर्मियों ने सामूहिक कब्रें खोदना शुरू कर दिया। जो लोग गोलेबारी से बच गए थे, वे अब अपने घरों के बाहर जमी हुई मोटी बर्फ को पिघलाकर पानी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। शहर के बाहरी इलाकों में भारी गोलीबारी के बीच यूक्रेनी सैनिकों ने पूरी ताकत से लड़ाई की। वहीं रूसियों ने मारियुपोल पर पकड़ मजबूत की, जबकि घेराबंदी अभी शुरू ही हुई थी। मार्च मध्य तक रूसी सेना शहर के करीब आकर मारियुपोल पर पकड़ मजबूत करने लगी और इस दबाव को उन यूक्रेनियों पर डालना जो इस घेरे में फंसे हुए थे, उनकी घेराबंदी की सफलता की कुंजी थी। उनका उद्देश्य यूक्रेनियों को जरूरी संसाधनों से धीरे धीरे वंचित कर शहर में हीट और पानी की आपूर्ति काटना था। अगर रक्षकों की ठंडी यूक्रेनी तटीय इलाकों में बिजली तक सीमित पहुंच होती, तो वहां ज्यादा अक्षम लड़ाके होते। रूसी बढ़त के बावजूद यूक्रेनियों ने पूरी ताकत से लड़ाई की। तोपखाने की गोलाबारी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कई रूसी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया जब वे मारियुपोल के केंद्र की ओर और करीब बढ़ रहे थे। ग्रीक और तुर्की विदेशी नागरिकों समेत अन्य नागरिकों के लिए निकासी की व्यवस्था हुई। मानवता सहायता कार्यकर्ताओं की मदद से यह मानवीय सहायता जितने अधिक मारियुपोल नागरिकों की जान बचाने के लिए जरूरी थी। 14 मार्च तक यह रिपोर्ट किया गया कि 450 टन से अधिक सहायता पैकेज शहर में लाए जा चुके थे और 160 से अधिक वाहन, जिनमें भागते हुए नागरिक भरे हुए थे, शहर के बाहरी इलाके से निकलने में सफल रहे। अगले दिन मारियुपोल के लोगों के लिए एक तुलनात्मक रूप से बड़ी सफलता हासिल हुई। 20,000 नागरिक शहर छोड़ने में सफल रहे, क्योंकि 4,000 वाहनों ने उन्हें शहर की सीमा के बाहर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। रूसी सेना के बढ़ने पर यूक्रेनी सैनिकों ने शहर के बाहरी इलाकों की रक्षा करते हुए कई प्रमुख रूसी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मार गिराया। रूसी जीआरयू के कप्तान अलेक्सी ग्लुशाको की मौत रूसी सेना के आगे बढ़ने के तुरंत बाद हो गई। मेजर जनरल ओलेग मितायेव, जो 50वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन का नेतृत्व कर रहे थे, को बाहरी इलाके में पहुंचते ही गोली मार दी गई। इसके जवाब में आक्रमणकारियों ने हवाई हमलों से मारियुपोल की उन इमारतों को निशाना बनाया जहां विस्थापित नागरिक शरण लिए थे। 16 मार्च को डोनेट्स्क क्षेत्रीय थिएटर पर हमले में सैकड़ों शरणार्थी और सैनिक मारे गए जो वहां शरण लिए थे या शामिल थे। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के रूसी 2 दिन बाद मारियुपोल हवाई अड्डे पर काबिज हो गए। बाद में 20 मार्च तक रूस ने यूक्रेनियों से आत्मसमर्पण का औपचारिक अनुरोध किया और उन्हें अगले दिन सुबह 2 बजे तक जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उनका प्रस्ताव तुरंत खारिज कर दिया गया। लड़ाई बिना रुके जारी रही और यूक्रेनियों को ऑपरेशन एयर कॉरिडोर के तहत हवाई समर्थन मिला। इस ऑपरेशन के दौरान मिल MI-20 हेलीकॉप्टर अजोवस्टाल स्टील प्लांट पहुंचे,
जहां कई सैनिक शहर की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए थे। इन हेलीकॉप्टरों ने अपने साथ स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलें लाई थीं। साथ ही शहर के भीतर सेना के लिए एक नया इंटरनेट सिस्टम भी लाया गया था। इस ऑपरेशन से करीब 90 घायल यूक्रेनी सैनिकों को शहर छोड़ने का मौका मिला, पर शुरुआती हेलीकॉप्टर अंत में रूसी सेना ने गिरा दिए। खबरों के मुताबिक मारियुपोल में आपूर्ति पहुंचाने और घायलों को निकालने के लिए भेजे गए 90% हेलीकॉप्टर टैंक और तोपों की गोलाबारी में तबाह हो गए। फिर भी बढ़ते खतरे के बावजूद निकासी के प्रयास जारी रहे। रूसी जमीनी सेना 4 मार्च को शहर में घुसने में कामयाब रही, ठीक उसी के बाद जब मेयर बोइचेंको को विशेष सेवाओं के आदेश पर निकाला गया था। रूसियों ने सबसे पहले मदर ऑफ गॉड के इंटरसेशन के ऑनऑर्थोडॉक्स चर्च के आसपास का इलाका कब्जा करना शुरू किया, जहां सैनिक शहर के अंदर घुसने के बाद आक्रमण जारी रखने से पहले खुद को तैनात करते थे। रूसी सेनाओं ने मारियुपोल के नागरिकों के बीच झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें कहा गया कि ओडेसा, जो यूक्रेन का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, पर कब्जा कर लिया गया है, ताकि जनता का मनोबल तोड़ा जा सके। जब रूसी सेना मारियुपोल के केंद्र में घुसने में कामयाब हो गई, तो अपने वतन की रक्षा कर रहे यूक्रेनी सैनिकों के लिए हालात बहुत गंभीर नजर आ रहे थे। बोइचेंको, जो शहर की सीमा के बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे, ने पूरी तरह से निकासी की मांग की और 8 मार्च तक पुष्टि कर दी कि मारियुपोल कब्जादारियों के हाथ में चला गया है। उन्होंने बताया कि घेराबंदी में करीब 5,000 लोग मारे गए और कहा गया कि 20 से 30,000 मारियुपोल निवासी घेरकर रूसी क्षेत्र के शिविरों में भेजे गए। जैसे ही रूसी सेना ने शहर के केंद्र में पूरी तरह से कब्जा कर लिया, उन्हें कई प्रमुख इमारतों पर कब्जा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने कालमिउस्की जिले के सरकारी प्रशासनिक भवन से शुरुआत की। उसके बाद शहर के प्रमुख सैन्य मुख्यालयों पर कब्जा किया। अप्रैल की शुरुआत में उन्होंने मारियुपोल के केंद्र में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की इमारत पर कब्जा किया और शहर में लड़ाई धीरे धीरे थमने लगी। अब रूसियों ने यूक्रेनियों को 3 हिस्सों में बांट दिया था, एक उत्तर में इलिच स्टील प्लांट की ओर, एक दक्षिण में बंदरगाहों के पास और एक दक्षिण पूर्व में आजोवस्टोल स्टील प्लांट में फंसा था। इलिच समूह ने रूसियों से छुपने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए और जैसे ही उन पर भारी गोलीबारी शुरू हुई, उन्होंने एक नई जगह भागने की कोशिश की। अराजकता के कारण वे बिखर गए, लेकिन कुछ लोग आजोवस्टोल स्टील प्लांट में लड़ रहे लोगों के साथ जुड़ने में सफल रहे। आजोवस्टोल को हाल ही में रूसी सैनिकों ने घेर लिया और इलिच प्लांट 13 अप्रैल तक कब्जा कर लिया गया। उसी दिन रूस ने मारियुपोल के वाणिज्यिक समुद्री बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया और शहर में अपेक्षाकृत कम संख्या में यूक्रेनी लड़ाके बचे थे। उनके साथ वे नागरिक भी थे जो निकासी के प्रयासों के दौरान बाहर नहीं निकल पाए। रूसी सैनिक जब शहर के केंद्र पहुंचे, तब तक यूक्रेनी सैनिक थक और भूखे थे। पूरा शहर जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। यहां तक कि सबसे बुनियादी हालात में भी, युद्ध के समय की तो बात ही छोड़िए। जल्द ही ऐसी रिपोर्टें सामने आने लगीं कि जब रूसी सेना ने शहर में प्रवेश किया, तो उन्होंने आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। अस्पतालों, आवासीय इलाकों और शरण स्थलों पर रूसी तोपखाने की गोलाबारी की गई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। जमीन पर मौजूद रूसी सैनिकों पर घरों में लूटपाट करने, आम नागरिकों पर हमला करने और मानवीय सहायता तक पहुंच रोकने के आरोप लगे। एक अपुष्ट आरोप के अनुसार रूसी सेना ने घेराबंदी के दौरान यूक्रेनी सेना पर अज्ञात रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए, जिससे शहर में लड़ रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। 15 अप्रैल तक यूक्रेन के सबसे बड़े लड़ाके, जो न आत्मसमर्पण किए, न मारे गए, न मारियुपोल से निकाले गए, वे छिपे थे। अजोवस्टोल स्टील प्लांट में यह विशाल सोवियत युग का धातुकर्मिक परिसर
एक रणनीतिक रूप से रक्षात्मक स्थान था। अगर आपको शहर में कहीं भी फंसना पड़े और आक्रमणकारियों से बचाव करना हो, तो यह सबसे बेहतरीन जगहों में से एक थी। वर्कशॉप्स हवाई हमलों के प्रति प्रतिरोधी थीं और प्लांट की बनावट ने छुपने की कई जगहें दी थीं। अगर रूसी इसकी केंद्र में घुसने में सफल हो जाते, जबकि अंदर फंसे यूक्रेनी मदद के लिए बुला रहे थे, तो रूसी अपनी आगे बढ़ते शुरू कर देते। आज़ोवस्टोल स्टील प्लांट के दरवाजों पर पहुंचने से पहले रूसी मारियुपोल के चारों ओर घूमे और शहर में बची हुई आखिरी प्रतिरोध की जेबों को भी साफ कर दिया। उन्होंने शहर के नेशनल गार्ड बेस के साथ साथ शहर के तटीय हिस्से में कई महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाहों को भी अपने कब्जे में ले लिया। जैसे जैसे वे प्लांट के करीब पहुंचे, यूक्रेनियनों ने एक आखिरी बार निकासी की कोशिश की। करीब 500 सैनिक जो बंदरगाहों पर लड़ रहे थे, उन्हें स्टील प्लांट लाया गया, जबकि अजोवस्टाल के सैनिकों ने कवरिंग फायर दी। रूस ने लगभग पूरा शहर खाली कर दिया था और कहा कि अब केवल अजोवस्टाल में छिपे यूक्रेनी सैनिक ही बचे हैं। इन आखिरी कुछ 100 सैनिकों ने रूस के आत्मसमर्पण के एक और प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मौत और विनाश की धमकियों के बीच वे लड़ते रहे। जब रूसियों ने अजोवस्टाल स्टील प्लांट को घेर लिया, तो उन्हें व्लादिमीर पुतिन से सीधा आदेश मिला कि उस पर हमला करने से बचे। उन्हें आदेश मिला कि वे अंदर फंसे यूक्रेनियों का इंतजार करें ताकि उनकी बची आपूर्ति खत्म हो जाए। घेराबंदी शुरू होने से पहले सैकड़ों नागरिक भी प्लांट के अंदर चले गए थे और अब वे बाकी बचे सैनिकों के साथ वहां फंसे हुए थे। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे इस तरह समझा कि रूसी यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे बलपूर्वक प्लांट पर कब्जा करने में असमर्थ हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा कि प्लांट पर हमला दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होगा। रूसी जल्द ही पास आना शुरू हो गए। कुछ मामलों में वे ब्लॉकेड शुरू करने के लिए प्लांट से सिर्फ 20 मीटर की दूरी तक पहुंच गए, लेकिन बहुत कम लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो हुई। 3 अप्रैल को हवाई हमले फिर से शुरू हो गए, जिसमें रूसी सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत अपने शक्तिशाली विरोधियों पर झोंक दी। अव्यवस्थित हालात के बावजूद सैनिकों ने डटे रहकर मुकाबला किया और वे उस शाम अंधेरे की आड़ में संयंत्र के पास पहुंच रहे हेलीकॉप्टर से भेजी गई आपूर्ति का पैकेज भी प्राप्त करने में सफल रहे। हालांकि ये ताजा आपूर्ति यूक्रेनी सैनिकों के लिए ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और कुछ ही दिनों में वे फिर से खाने और पानी की कमी से जूझने लगे। इसके अलावा उनकी स्थिति तब और भी खराब हो गई जब रूसी हवाई हमलों की तीव्रता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई और सुपरसोनिक टैक्टिकल बॉम्बर्स ने ऊपर से तबाही बरसानी शुरू कर दी। प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिक अपनी स्थिति बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय निकल रहा था और रूसी सैनिक भारी हथियारों से हमला कर रहे थे। अप्रैल के अंत तक यूक्रेन की संसद वर्खोवना राडा ने कहा कि शहर में फंसे नागरिकों की स्थिति मध्ययुगीन स्तर तक पहुंच गई थी। स्वास्थ्य सेवाएं और साफ पानी न मिलने से ये लोग गंभीर बीमारियों के बड़े खतरे में थे। मारियुपोल सिटी काउंसिल ने चेतावनी दी कि अगर नागरिकों को नहीं निकाला गया तो शहर से घातक महामारियां फैल सकती हैं और जल्द ही यह चिंता उभरने लगी कि शहर के भीतर खराब जीवन स्थितियों के कारण संभवतः हैजा का प्रकोप फैल गया है। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा समन्वित प्रयासों के तहत जल्द ही अजोवस्टोल स्टील प्लांट से बचे हुए नागरिकों को निकालने के प्रयास किए गए। मारियुपोल के विस्थापितों की सुरक्षित निकासी के लिए एक और मानवीय गलियारा बनाया गया, जो अपना बर्बाद शहर छोड़ रहे थे। 13 अप्रैल को प्लांट परिसर से पहले कुछ निकाले गए लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। हालांकि प्लांट के अंदर अब भी करीब 1000 लोग बचे हैं, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया और जल्द ही बड़े पैमाने पर निकासी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बातचीत शुरू हो गई थी। हालांकि डर था कि अगर बड़े पैमाने पर निकासी की कोशिश की गई तो रूसी सेना किसी भी सहमति वाले युद्ध विराम की अनदेखी कर देगी
और हवाई हमले जारी रखेगी जैसे ही नागरिक शहर की सीमा पार करने लगे। अंतिम महीने में घेराबंदी के दौरान करीब 100 नागरिक सुरक्षित स्टील मिल से बाहर निकाले गए, सहायता कर्मियों द्वारा बनाए मानवीय गलियारे से। 2 मई तक ऐसा लग रहा था कि यूक्रेनियों की हैरानी के लिए रूसी सेनाएं पीछे हटने लगी थीं। रूसियों के नजरिए से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने विरोधियों को ठीक वहीं फंसा लिया है जहां वे चाहते थे, और वो भी सिर्फ हवाई हमलों का इस्तेमाल करके। इस चरण में कई टैंक और जमीनी सैनिक मारियुपोल छोड़कर यूक्रेन के अन्य हिस्सों में हमले में शामिल हो गए। इतने सैनिक और टैंक पीछे थे कि अजोवस्टोल से भागना असंभव था। 3 मई तक बचे रूसी सैनिकों ने प्लांट पर हमला शुरू किया। घेरा आधिकारिक रूप से खत्म हो गया था और यूक्रेनियनों की आखिरी लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। रूसी सेना के लिए स्टील प्लांट पर हमला आसान नहीं था, जबकि अंदर कई यूक्रेनी थकान, प्यास और भूख से जूझ रहे थे। रक्षकों ने जबरदस्त मुकाबला किया जब रूसी अंदरूनी हिस्से में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और इसके बाद की लड़ाइयां बेहद खूनी थीं। यूक्रेनी सैनिक अजोवस्टोल के नीचे बनी सुरंगों के जाल में चले गए, लेकिन उनके हमलावरों को उनकी लोकेशन के बारे में पहले ही पता चल गया था। 5 मई को रूसी बलों ने इन सुरंगों पर धावा बोलना शुरू किया, जिससे जटिल और बेहद नजदीकी गोलीबारी शुरू हो गई। बताया जाता है कि एक यूक्रेनी इलेक्ट्रीशियन ने रूसियों को सुरंगों की जानकारी दी थी, लेकिन इन दावों की सच्चाई की पुष्टि नहीं की जा सकती। उसी दिन रूसी बलों ने संयंत्र के आसपास थर्मोबैरिक वैक्यूम बमों का विस्फोट शुरू किया। ये विस्फोटक गैस के जलते हुए बादल को छोड़ते हैं, जिससे एक धमाका होता है जो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। सुरंगों में लड़ रहे यूक्रेनियनों को गंभीर जलन और धमाकों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मारियुपोल के अंतिम लड़ाकों को आत्मसमर्पण की अनुमति दी। बमबारी की तीव्रता, गोलियों और तोपों की गोलाबारी और हवाई हमलों के बीच जो लगातार उन पर बरस रहे थे, उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। जब आत्मसमर्पण की योजनाएं लागू हो रही थीं, मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं ने आजोवस्टोल स्टील प्लांट से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को बचाने की कोशिश की। 6 मई को 500 शरणार्थियों को सुरक्षित स्थान पर निकाला गया। 7 तारीख को यूक्रेनी सरकार ने घोषणा की कि प्लांट में बची सभी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को बाहर निकाल लिया गया है। कई दिन गुजर गए, रूसी अब भी स्टील प्लांट को घेरे हुए थे। हजारों यूक्रेनी सैनिक अभी भी अंदर फंसे थे और निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। सेर्ही वोलिंस्की, 6ठी अलग मरीन ब्रिगेड के कमांडर, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 8 मई को कहा था, मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई उच्च शक्ति हमारे बचाव का रास्ता निकाले। लगता है मैं किसी डरावने रियलिटी शो में हूं, जहां अमेरिकी सैनिक हमारी जान के लिए लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया यह देख रही है। दर्द, पीड़ा, भूख, दुख, आंसू, डर, मौत, ये सब सच है। रूसी सैन्य प्रतिनिधियों ने 9 मई को अजोवस्टोल स्टील प्लांट में फंसे लोगों के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया। 12 तारीख तक रूस ने अपना हमला जारी रखा और यूक्रेनी सैनिक प्लांट के अंदर फंसे रहे। 16 तारीख तक रक्षकों की सहन शक्ति टूट गई। 9 प्रतिनिधि प्लांट से बाहर निकले, रूसी बंदूकों का सामना करते हुए केवल एक सफेद झंडे के साथ आत्मसमर्पण को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया, और जल्द ही घायल सैनिकों को अजोवस्टोल से डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के नियंत्रण वाले नोवोअजोव्स्क शहर ले जाया गया, जहां उन्हें आखिरकार चिकित्सकीय सहायता दी गई। इनमें से कई सैनिकों को जल्द ही युद्धबंदी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, और जेलेंस्की ने अपने संबोधन में अपने लोगों को आश्वस्त किया कि उन्हें घर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन इन सबके बावजूद अजोवस्टोल में मौजूद सभी यूक्रेनियनों ने वहां आत्मसमर्पण करने के लिए सहमति नहीं दी, और फिर
जहां सैकड़ों घायल या आत्मसमर्पण कर चुके यूक्रेनी सैनिक संयंत्र से निकाले गए, वहीं कई सैनिक वहां रुक गए, जिससे व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया आई। पुतिन ने एक बयान जारी किया जिसमें शेष लड़ाकों को सूचित किया गया कि जो भी अब आत्मसमर्पण करने का फैसला करेगा, उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। जब अंततः रूसियों ने शहर पर कब्जा कर लिया, तब भी अंदर फंसे लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं करने का फैसला किया। रूसी सेनाओं ने फिर से तोपखाने और हवाई हमले शुरू किए ताकि आखिरी कोशिश में लड़ाकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके। कई वरिष्ठ यूक्रेनी सैन्य अधिकारी संयंत्र के अंदर रहे और 20 मई को गोलाबारी व हवाई हमले झेलना कठिन होने पर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। 20 मई को रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अजोवस्ताल स्टील संयंत्र और मारियुपोल शहर अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। शहर के आत्मसमर्पण तक रूसियों ने अजोवस्ताल से 2000 से ज्यादा यूक्रेनी युद्धबंदी पकड़ लिए थे। जब रूसियों और डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक ने मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए कदम बढ़ाया, तो उन्होंने इस शहर को, जो कभी संस्कृति और व्यापार का एक समृद्ध केंद्र था, बदलना शुरू कर दिया। जैसा कि एसोसिएटेड प्रेस ने वर्णित किया, उन्होंने मारियुपोल से यूक्रेन के सभी निशानों को मिटाने का प्रयास किया। बलों ने एक बार फिर शहर में घुसपैठ की, क्षतिग्रस्त इमारतों को गिरा दिया और बचे हुए नागरिकों को, जो अपने उजड़े हुए शहर में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकाल दिया। अजोवस्टोल स्टील प्लांट को डोनेट्स्क बलों ने ध्वस्त कर दिया और रूस ने महीने के अंत तक कब्जा किए गए बंदरगाहों को फिर से खोल दिया। मारियुपोल का जो हिस्सा बचा था, वह विजेताओं की कोशिशों से रूसी बनता गया। टीवी और रेडियो प्रस्तुता जल्द ही रूसी बोलने लगे। सड़क के नामों को सोवियत संघ के दौर में इस्तेमाल किए गए नामों से बदल दिया गया और बच्चों को स्कूलों में रूसी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाने लगा। रूसियों ने मारियुपोल का सर्वेक्षण और सफाई शुरू की, तो उन्हें मजबूत यूक्रेनी प्रतिरोध मिला। शहर में यूक्रेनी सेना के जो भी लोग बचे थे, उन्होंने खुद का बचाव करने के लिए आखिरी कोशिश की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 2 मई तक मारियुपोल में बचे हुए सभी यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया गया और रूसी सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिया गया। इनमें से कुछ कैदियों को डोनेट्स्क क्षेत्र की ओलेनिवका जेल में रखा गया, जहां एक विस्फोट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए और 75 घायल हो गए। जुलाई 2022 में। यह स्पष्ट नहीं है कि यह विस्फोट ठीक कैसे हुआ था, क्योंकि यूक्रेनियन और रूसी दोनों ने एक दूसरे को दोषी बताया। मारियुपोल की घेराबंदी के बाद आम नागरिकों की स्थिति बेहद चिंताजनक रही। अप्रैल में फैले संदिग्ध हैजा प्रकोप की पुष्टि मेयर बोइचेंको ने 11 जून को की थी और बीमारी का फैलाव और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सड़कों पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। शहर पर कब्जे के बाद रूस ने हैजा रोकने को क्वारंटीन लगाया, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों की चिंता अभी भी बनी हुई है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो यह बीमारी शहर की सीमाओं से बाहर भी फैल सकती है। बोइचेंको ने रूसियों के कब्जे के बाद अपनी चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि मारियुपोल में रह रहे हजारों नागरिक हैजा और पेचिश के खतरे में है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि रूस के अधिकारी घेराबंदी खत्म होने के बाद भी मारियुपोल में रह रहे नागरिकों की जान बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। रूसी सूत्रों के अनुसार अजोवस्टाल स्टील प्लांट में लड़ाई शुरू होने तक मारियुपोल में 4000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। रूसियों ने यह भी बताया कि उन्होंने कुल मिलाकर 4000 से कुछ कम युद्धबंदियों को पकड़ा है, और इन आंकड़ों की पुष्टि यूक्रेनी अधिकारियों ने भी की है। यह सच है कि मारियुपोल के पतन के बाद से कैदियों की अदला बदली हुई है, लेकिन अभी भी दोनों पक्षों के कई लोग बंदी बने हुए हैं। यूक्रेन ने बताया कि घेराबंदी में उन्होंने 6500 रूसी सैनिक मार गिराए,
ये आंकड़े 4 महीनों के हैं। मारियुपोल में करीब 8,000 रूसी सैनिक तैनात थे, जबकि करीब 14,000 यूक्रेनियन अपनी स्थिति बचाने की कोशिश कर रहे थे। मारियुपोल की घेराबंदी के दौरान नागरिकों की मौतों की संख्या स्रोत के अनुसार अलग-अलग है। यूक्रेनी रिपोर्टों के अनुसार 2000 से लेकर 87,000 तक की मौतें हुईं, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया कि कम से कम 8,000 नागरिक हताहत हुए। रूसी कब्जे के बाद यूक्रेनी बलों द्वारा मारियुपोल पर फिर से नियंत्रण पाने के प्रयास किए गए हैं। मई के अंत में जब शहर गिर गया था, यूक्रेनी बलों ने मारियुपोल के बाहरी इलाकों में रूसी ठिकानों पर जवाबी मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यूक्रेनी सूत्रों का दावा है कि इन मिसाइल हमलों में 4 दिनों के दौरान 500 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए। मिसाइलों ने याल्टा हेल्थ सेंटर के साथ साथ उस स्टील प्लांट को भी निशाना बनाया जिसमें पहले उनके अपने लोग छिपे हुए थे। पूरी घेराबंदी के दौरान 26 तारीख तक मारियुपोल अभी भी रूसी बलों के कब्जे में है। उसके कब्जे के बाद शहर को फिर से आकार देने की कोशिशें हुई, लेकिन घेराबंदी की तबाही अब भी बाकी है। मारियुपोल के कई निवासी हर दिन गंभीर हालात का सामना करते रहते हैं। पानी और खाने की आपूर्ति की समस्याएं बनी हुई हैं और कई नागरिक आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी इमारतों में रह रहे हैं। मारियुपोल और वहां रहने वाले लोगों का भविष्य अनिश्चित है और घेराबंदी ने शहर की संस्कृति और इतिहास पर एक बहुत बड़ा, शायद अपूरणीय आघात पहुंचाया है। 2022 की शुरुआत में यूक्रेन में कई भयानक संघर्ष हुए, पर यह घेराबंदी सबसे क्रूर थी। यूक्रेन ने अपने हमलावरों के सामने जबरदस्त मुकाबला किया और रूसियों ने उन्हें थकाने के लिए दबाव वाली रणनीति अपनाई, जैसा कि आखिरकार हुआ भी। मारियुपोल के सैनिक लगातार हवाई हमलों, जमीन पर रूसी सैनिकों की बढ़त और इस सच्चाई का सामना नहीं कर सके कि उनके पास खाना और पानी बहुत जल्दी खत्म हो रहा था। भविष्य में मारियुपोल का क्या होगा या रूस यूक्रेन युद्ध आखिरकार किस तरह समाप्त होगा, यह अज्ञात है। लेकिन फिलहाल यह शहर पूरी तरह से उसके आक्रमणकारियों के कब्जे में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक या कमेंट करें। हमारी सारी सामग्री, रिसर्च, स्क्रिप्ट लेखन, एडिटिंग और नैरेशन पूरी तरह इंसानों द्वारा होती है। इसमें AI का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वॉर्स ऑन द वर्ल्ड वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।